हाँ जी। कल क्लास में हमने जिला प्रशासन देख लिया था पूरा। थोड़ा बच रहा है जिला प्रशासन अभी तो। राज्य प्रशासन के बारे में हमने देख लिया था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस का जो पॉलिटिकल हेड है, राजनीतिक नेतृत्व किसके हाथ में होता है? मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। और प्रशासनिक नेतृत्व किसके हाथ में होता है? मुख्य सचिव के हाथ में होता है। राजस्थान में प्रमुख सचिव नहीं है, ये मैंने आपको बताया। कौन कौन है हमारे पास? मुख्य सचिव है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, विशिष्ट सचिव है, सचिव है, ठीक है, सहायक सचिव है, लेकिन प्रमुख सचिव हमारे यहाँ पर नहीं है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हमने बात करी थी, इनके सारे के कार्यों के बारे में बात कर ली। मुख्य सचिव का जो पद है हमारे यहाँ पे, उसको बनाने वाला पहले वाला कौन था? सबसे पहले मुख्य सचिव की नियुक्ति करता कौन है? मुख्यमंत्री करता है। उसकी कोई योग्यता कोई ज़्यादा है नहीं, केवल मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए, ठीक है, और आईएएस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ केवल इतनी सी है। और फिर हम आगे थे जिला प्रशासन पे। जिला प्रशासन में हमने देखा कि अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है, ठीक है। और यहीं पर एक आर्टिकल और भी बता देता हूँ, चलो मैं आगे बता दूंगा उसको। जिला प्रशासन की संरचना के 3 स्तर हैं। जिला स्तर पे कलेक्टर, उपखंड स्तर पे उपखंड अधिकारी, तहसील पर तहसीलदार। इससे जुड़ी हुई एक और टेबल भी है जो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर हमने जिला कलेक्टर के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। जिला कलेक्टर का पद बनाने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। और जिले का ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। किसके अधीन रह के कार्य करता है? ये संभागीय आयुक्त के अधीन रह के करता है। और ये क्या होता है? सामान्य क्या होता है, विशेषज्ञ नहीं होता। ये आपको याद रखना, ठीक है। अब हमने कल हेडिंग दी थी आपको एक, वो क्या थी? हाँ, कार्य, जिला कलेक्टर के कार्य। अब जिला कलेक्टर के जो कार्य हैं हम उनको 3 तरह से देख लेते हैं, ठीक है। जिला कलेक्टर के कार्य, हाँ मैंने करा इसको ताकि आपको साफ दिख जाए थोड़ा और अच्छे से। जिला कलेक्टर के कार्य, ठीक है। पहला जो कार्य है उसके, वो कार्य किसके रूप में है? तो वो है आपके मजिस्ट्रेट के रूप में पहले। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। अब जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कौन कौन से इसके कार्य हैं वो आपको देखने हैं। कल हमने आपको ये अंतर बता दिया था, जिला मजिस्ट्रेट और न्यायिक में क्या होता है, अंतर होता है ना। जिला मजिस्ट्रेट के पास तो क्या है, केवल न्यायिक शक्तियां हैं। और जो न्यायाधीश होता है वो तो पर्टिकुलर क्या होता है, विशेषज्ञ होता है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या है? हाँ, जिले में शांति, पहला जो आपको याद रखना है, जिले में शांति, सुरक्षा, एकता, कानून। तीनों वर्ड ऐसे कैसे याद रखना है? जिले में शांति, सुरक्षा, एकता, कानून, कानून व्यवस्था बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना, बनाए रखना। लेकिन ये कार्य कौन से रूप के अंदर है? मजिस्ट्रेट के रूप में। ध्यान रखना है, इसके 2 कार्य बताएंगे, एक प्रशासनिक कार्य अलग होंगे और मजिस्ट्रेट के रूप में, ये कार्य मजिस्ट्रेट के रूप में है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? तस्करी, नशीली पदार्थों, दवाओं के व्यापार पर रोक। तस्करी, नशीले पदार्थों पदार्थों एवं दवाओं पर रोक। आपने कई बार सुना होगा कि जो है मेडिकल की जांच करने के लिए पहुंच जाते हैं ये सडनली, कभी भी इनके आदेश से उनका लाइसेंस चेक कर लेते हैं ये ना। तो वो पावर इसकी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है ये, कि भाई चेक करो। दूसरा, आपने कई बार देखा हो नकली मावा या नकली मिठाई की वाले में जांच होती है, तो उनको आदेश कौन जारी करता है? मजिस्ट्रेट से आप साबित करते हैं, भैया तुम जाओ ये जांचें वांचें करो, ठीक है। सरकार को वार्षिक अपराध रिपोर्ट प्रदान करना,
सरकार को वार्षिक आपराधिक रिपोर्ट प्रदान करना, रिपोर्ट प्रदान करना कि भाई कितने अपराध बढ़े हैं। कई बार आप अखबारों में देखते होंगे कि इतने प्रतिशत अपराध बढ़ गए हैं या घट गए हैं, तो वो रिपोर्ट किसकी होती है? कलेक्टर साहब की होती है। लेकिन वो रिपोर्ट कलेक्टर साहब को किसने दी? वो पुलिस प्रशासन ने दी, एसपी साहब ने दी। इसका मतलब एसपी से ऊपर होता है कलेक्टर, लेकिन होते दोनों जो है प्रशासनिक सेवा के होते हैं, वो आईएएस होते हैं और ये वो आईपीएस होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उनके मजिस्ट्रेट के रूप में पावर ही है। आपकी एक टॉपिक और है जिला न्यायिक संरचना, उस जिला न्यायिक संरचना के अंदर फिर ये चीज़ फंसेगी, तो आप यही याद रखना कि उसको रिपोर्ट देता कौन है? आपराधिक रिपोर्ट कलेक्टर को आपराधिक रिपोर्ट एसपी देता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। फिर इसके बाद है सीआरपीसी की धारा 144 लागू करना, ये इसको स्टार लगा के चलना। सीआरपीसी की धारा 144 लागू करना। धारा 144 क्या होती है? 5 व्यक्ति से ज्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हो आप, वो है। इसी को बोला जाता है शांति भंग। क्रिमिनल क्या होता है? ये क्रिमिनल होता है और पैनल कोड होता है, ये तो क्रिमिनल रिकॉर्ड पैनल कोड होता है ये सीआरपीसी। वैसे तो अब इसकी जगह जो है भारतीय दंड संहिता आ गई है, आईबीएस आ गई है, भारतीय दंड संहिता। लेकिन हमारे सिलेबस में तो अभी तक, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट है, उसको सिलेबस में ऐड नहीं किया, तो आपको तो ये याद रखना है धारा 144 किसके द्वारा लागू की जाती है। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। जाति निवास, अब ये तो जानते होंगे ना, प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? कलेक्टर साहब के होते हैं, जाति निवास पे। वैसे तो एसडीएम करता है, लेकिन पावर किसका होता है? उसको कलेक्टर साहब को। डिजिटल साइन देखे होंगे ना आपने कभी, है ना। जाति निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र है ना। हाँ, मूल निवास, हाँ मूल निवास समझ जाओ। अगर क्वेश्चन में निवास प्रमाण पत्र दे दिया तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र लागू करना, पत्र लागू करना। लागू करने से आशय ये हुआ कि डिजिटल जो साइन होते हैं जाति प्रमाण पत्र, और उस पे साइन तो होते हैं जिस अधिकारी के, उसको अधिकार किसने दे दिया? कलेक्टर साहब ने उसको अधिकार दिया, ठीक है। दूसरा, राजस्व अधिकारी के रूप में, अगला जो कार्य है उसका वो किसके रूप में है? राजस्व अधिकारी के रूप में। राजस्व अधिकारी के रूप में। कल हमने ट्रेजरी के बारे में भी बात करी थी ना आपसे, तो ट्रेजरी किसके अंडर में चलती है? कलेक्टर साहब के अंडर में रहती है, उस पर इन्हीं का अधिकार होता है। जितनी भी सैलरी डिस्ट्रिक्ट में बनती है वो इनके अधिकार से निकलती है। भू राजस्व का संग्रहण, भू राजस्व का संग्रहण, भू राजस्व का संग्रहण। अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, ये भू राजस्व का संग्रहण है किसकी सहायता से करता है? तो अपने जो निम्न स्तर के अधिकारी होते हैं उनकी सहायता से। कलेक्टर साहब थोड़े ना कोई टैक्स इकट्ठा करने जाते हैं। रेवेन्यू राजस्व अधिकारियों से, लिपिकों से, उसमें ऑप्शन आएगा कि जिला कलेक्टर राजस्व संग्रह करता है, उसमें वरिष्ठ लिपिक आ जाएगा, लिपिक आ जाएगा, आपके सामने पटवारी आ जाएगा, गिरदावर आ जाएगा, एसडीएम आ जाएगा, और फिर एक ऑप्शन में लिखा होगा सभी। तो फिर वो सभी को आपको टिक करना पड़ेगा, है ना, वो कलेक्टर साहब खुद नहीं करता ये। नेक्स्ट इसी में लिखना है आपको राजनीतिक कार्य, ये राजनीतिक कार्य भी करता है, ठीक है। राजनीतिक कार्यों में ये क्या है? ये जिले का चुनाव अधिकारी होता है, ठीक है। राजनीतिक अधिकारी के रूप में,
के अधिकारी के रूप में। इसका जो मेन कार्य है वो क्या है? जिला चुनाव अधिकारी, है ना। जिला चुनाव अधिकारी चुनाव के दौरान ही इसको सबसे ज्यादा जो पावर मिलती है वो कौन सी होती है? मजिस्ट्रेट की। ये किसी को भी सस्पेंड कर सकता है, किसी को भी जेल में डाल सकता है, किसी को भी पकड़ सकता है। बहुत ज्यादा पावर हो जाती है इसके पास, कलेक्टर साहब के पास। जिला चुनाव अधिकारी कौन कहलाता है? हमारे कलेक्टर साहब कहलाते हैं, ठीक है। एक आता है इसका प्रशासनिक कार्य, एक लिखना प्रशासनिक कार्यों में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट रखना है इसको, ना। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, इसको स्टार लगा के चलना, अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। देखो एक आर्टिकल है 243, समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। एक आर्टिकल है 243, उस 243 के अंदर बताया गया है जिला परिषद के बारे में। कौन से आर्टिकल में? 243 में जिला परिषद के बारे में बताया गया है। और एक और आर्टिकल है 243 जेड डी, है ना। ये एक आर्टिकल आता है जेड डी, हिंदी में इसको बोला जाता है य और ग। अब आप हिंदी वाला याद रखो या जय वाला। इसमें क्या है? इसमें बताया गया है जिला आयोजन समिति, जिला आयोजन समिति। ये अधीनस्थ बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। नगरीय एक आता है, आपने पंचायत समिति के बारे में सुना होगा ना। पंचायत, हमारे पंचायत कहाँ है? नगरीय स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्वशासन नहीं है हमारे पास, हमारे क्या है? जिला स्वशासन है, ठीक है। तो उसमें जिला आयोजन समिति के बारे में पूछा जाता है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, जिला आयोजन समिति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 243 होता है। ये तो मैंने अलग से इंफॉर्मेशन दी। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जिला आयोजन समिति में शामिल कौन होते हैं? इसमें शामिल होते हैं जिला आयोजन समिति में कौन कौन आते हैं? इसमें एक तो आता है जिला कलेक्टर, ठीक है। एक होता है जिला परिषद सदस्य। अब जिला परिषद सदस्य में कौन कौन आ जाता है? जिला प्रमुख भी आ जाता है और जिला परिषद के सदस्य भी आ जाते हैं। तीसरा इसमें कौन होते हैं? पंचायत समिति के सदस्य। अब पंचायत समिति के सदस्य में कौन कौन आ जाएगा? इसमें सरपंच भी आ जाता है, प्रधान साहब भी आ जाएंगे, और जो बाकी के सरपंच होते हैं वो सारे आ जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? सारे सरपंच होते हैं, और उनका हेड कौन होता है? प्रधान होता है। जिला परिषद का हेड कौन होता है? जिला प्रमुख होता है, और बाकी कौन होते हैं? उसके सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। ये जब चारों मतलब तीनों चारों जगह जब एक जगह हो जाएंगे, और इस डिस्ट्रिक्ट में हमको क्या और विकास करना है, उसी को क्या बोला जा रहा है? जिला आयोजन समिति। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे आपको यहाँ बताना है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वो है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है केवल इतना सा कि जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। बस ये दिमाग में सेट करके चलना है आपको, और इसी को मैं बॉक्स में रखूंगा, ध्यान रखना। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष के रूप में, जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है भाई? ध्यान रखिएगा, जिला कलेक्टर साहब होते हैं, जिला कलेक्टर। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है हमको, ठीक है। फिर बात करते हैं हम उपखंड स्तर पर। उपखंड स्तर, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ जिला में कलेक्टर साहब ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो जिला है वो किस में विभाजित होता है? उपखंडों में। और उपखंड किस में विभाजित होते हैं? खंड के अंदर। ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, फिर भी इजी करेंगे इसको, ठीक है। जिले को मतलब उपखंड का
संपूर्ण जिला, संपूर्ण जिला प्रशासनिक, नहीं नहीं, ये उपखंड अधिकारी आएगा सेकंड वाला, उपखंड स्तर लिख दिया ना मैंने, वो जिला स्तर का था टॉपिक, वहां पर कार्यों में हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। जिला आयोजन समिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे लास्ट में आया है। संपूर्ण जिला प्रशासनिक दृष्टि से अनेक उपखंडों में विभाजित किया जाता है, उपखंड में विभाजित किया जाता है। यहां से एक क्वेश्चन बनाऊंगा अभी छोटा सा ना, ध्यान रखना आप इसको, किया जाता है, ठीक है। स्तर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी अधिकारी उपखंड अधिकारी, हिंदी में क्या बोलोगे आप उसको, एसडीओ, है ना, हिंदी में बोलेंगे आप उसको एसडीओ, सॉरी इंग्लिश में, उपखंड अधिकारी, एसडीओ, सब डिवीजन ऑफिसर, है ना, एसडीओ, ठीक है। अधिकारी होता है अधिकारी होता है, ठीक है। अगर एसडीओ के साथ साथ इसमें एक जगह और कौन आ जाता है, इसको कई जगह एसडीएम भी बोल दिया जाता है ना, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक होता है इसी के अंदर अधिकारी एसडीएम, जिसे बोला जाता है उप जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नहीं बोल रहे हम, ध्यान रखना आप, है ना, हाँ, उप जिला मजिस्ट्रेट। अब देख लो, उप जिला मजिस्ट्रेट आ गया तो इसके पास सारी की सारी वही पावर आ जाएंगी जो जिला मजिस्ट्रेट के पास है। चुनाव, मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए उपखंड स्तर पर चुनाव का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, एसडीएम, उप जिला मजिस्ट्रेट, वहां पे आप ये नहीं बोल सकते हो, उपखंड अधिकारी नहीं बोल सकते हो उसको, ठीक है, मजिस्ट्रेट। राजस्व, हाँ आरएस होते हैं ये दोनों, ठीक है, मजिस्ट्रेट। उक्त दोनों की नियुक्ति, नहीं, दोनों की नियुक्ति राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य यानी कि पीएससी, राजस्थान में, राजस्थान प्रशासनिक सेवा किसको बोलते हैं हम, आरएस बोलते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, है ना, राज्य प्रशासनिक सेवा, सेवा के व्यक्तियों से राज्य सरकार द्वारा की जाती है, व्यक्तियों से राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा की जाती है, राज्य सरकार। तो आपको ये याद रखना है, जिला कलेक्टर की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार नहीं करती है, लेकिन एसडीएम और एसडीओ इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगी, राज्य सरकार। अब मैं आपको एक फिर से एक छोटी सी टेबल देने वाला हूं जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डाउट्स, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे लिए। यहां तक समझ में आ रहा है आपको, आप आ जाएं, समझ में आ रहा है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बस मामूली सा मेमोराइज करके रखनी है इन चीजों को, है क्या हो गया, मैं कहना चाह रहा था कि अभी आए हैं, हाँ मैं कह रहा था, चलो
नेक्स्ट लिखना है इसके अंदर। अब छोटा सा एक क्वेश्चन भी बना के दूंगा यहाँ से ही, और एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको। क्या क्या स्तर होते हैं हमारे, हम स्टेट को किस में डिवाइड करते हैं? देखो स्तर, ठीक है, स्तर कौन कौन से होते हैं? सबसे प्रमुख होता है राज्य। राज्य से नीचे कौन होता है? राज्य किससे मिलके बनता है? संभागों से। किससे बनता है? संभागों से। संभाग किससे मिलके बनता है? जिलों से। बहुत बढ़िया। जिले किससे मिलके बनते हैं? उपखंड से। अभी बताया ना आपको, उपखंडों का समूह होता है ना, ध्यान रखना, उपखंड। और उपखंड किससे मिलके बनते हैं? क्या? हाँ, तहसील से। वो एक ही होता है ना, तहसील। तहसील किससे मिलके बनती हैं? उप तहसील से। उप तहसील होती है, पता करना आप कभी, है ना। तो फिर अधिकारी कौन बैठता है उप तहसील पे, ये बताओ। उप तहसील पे अधिकारी कौन बैठता है? बहुत बढ़िया आंसर था ये, बहुत ही अच्छा। ठीक है, उप तहसील के नीचे कौन होता है? अरे पंचायत समिति टॉपिक कहां से लेके आ रहे हो आप? पटवार सर्किल आएगा। पटवार सर्किल ही तो होता है, पटवारी तो बैठेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके नीचे कौन होता है सबसे लास्ट में? यहां पर आ जाती है हमारी जमीन। खसरा जमीन की पहचान क्या है? खसरा ही तो है ना भाई। ये पूरी टेबल होती है। ये तो हो गए आपके स्तर। और अब आता है इस स्तर के जो है प्राधिकारी। प्राधिकारी, प्राधिकारी, ठीक है, प्राधिकारी। अब राज्य का जो प्राधिकारी है वो दो है, एक राजनीतिक होंगे और एक प्रशासनिक होंगे। हम राजनीतिक में नहीं जाएंगे, हम किस में जाएंगे? प्रशासनिक में जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक अधिकारी जोड़ेंगे तो इन सब पे अलग अलग निकल जाएंगे, एमएलए, एमपी, पार्षद वगैरह, ये सब वार्ड नंबर सब आ जाएंगे इसके अंदर। हम प्रशासनिक में जाएंगे। तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? मुख्य सचिव। क्या कर रहे हो भाई, गलती नहीं करो। मुख्य सचिव। अब वर्ड आपके सामने बिल्कुल नया सा आया है, वो क्या है? प्राधिकारी है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, संभाग का कौन होता है? देखा, संभागीय आयुक्त होता है। बहुत बढ़िया। कलेक्टर बोलो डायरेक्ट, कलेक्टर साहब, है ना। खंड का कौन होगा? उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी से आप याद रखो, और अधिक उनको दोनों में लिख दो आप एसडीओ। ठीक है। तहसील पे कौन होगा? तहसीलदार होगा। ठीक है। उप तहसील पे कौन होगा? नायाब तहसीलदार। ठीक है, नायब तहसीलदार। नायब। पटवार सर्किल पे कौन होता है? नहीं, कानून गो। यहां से समझ में आएगा आपको। गिरदावर साहब। खसरे पे आता है पटवारी। जो मौका रिपोर्ट बनाता है ना, वो कौन बनाता है? गिरदावर थोड़ा ना बनाता है, वो पटवारी बनाता है। और पटवारी किसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाता है? खसरा नंबर के अकॉर्डिंग बनाता है। कभी नाप चोप करवाई जमीनों की तो पता रहेगा आपको। हाँ, तो आपको पटवारी को, क्योंकि पटवारी सबसे मेन रिपोर्ट करता है। और खसरे पे कौन होता है आपके? यहां पर होगा आपके पटवारी। ठीक है, कानून का क्या याद रखिएगा, बिल्कुल अच्छी सी है। ये पूरी चेन आपके सामने यहाँ पे बन गई इनकी। और ये याद नहीं, समझ के रखनी है, इसको भूलना मत आप। हाँ, अब ये मैं तीर के निशान क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलने की संभावना वो क्या है? मैच करने की। कि जिला संरचना के प्राधिकारियों को उनके स्तर के अनुसार आप क्या कर दीजिए, जमा दो। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, उसको आप सॉल्व करके दे दीजिए मुझे। ठीक है, प्रश्न क्या है?
कि प्रश्न है जिला जिला प्रशासनिक जिला प्रशासनिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए जिला परिषद, बी पंचायत समिति, सी ग्राम पंचायत और डी जो आएगी आपके डी कौन सी होगी? पंचायत समिति उपखंड। बिल्कुल, आपको ये याद रखना, सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी आपको, बस ये याद रखना, ग्राम पंचायत। यहां पर कौन बैठता है? जो प्रशासनिक अधिकारी होता है। बहुत अच्छा आंसर, जिसका अब हम क्या नाम बोलते हैं? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये ब्यूरोक्रेट होता है ग्राम विकास अधिकारी। पहले उसको ग्राम सेवक बोला जाता था, अब उसको वीडियो बोला जाता है। अब ये कहीं पे भी नहीं है आपके यहाँ पे, लेकिन ये आपकी जिला प्रशासनिक संरचना का भाग है। हाँ नहीं आया, मैं बता रहा हूँ आपको, तभी तो क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए। वहां पे प्रश्न आपको ऐसे ही दिखेंगे मैक्सिमम, जो नहीं है हमारे पास, लेकिन वो होंगे कहीं ना कहीं से। अरे भाई आप यहाँ कैसे बोल सकते हो वो नहीं आया? अगर आप तहसील पटवार तक पहुंच गए, पटवार सर्किल तक पहुंच गए, तो आप ग्राम पंचायत तक पहुंच गए। ये हर ग्राम पंचायत पर एक पटवार सर्किल होता है, हर ग्राम पंचायत पर, और अपना होता है वो उनका, समझ रहे हो आप? और 4-5 गांवों का एक होता है वो। और इसी तरह से जो बीडीओ होता है, एक गांव के लिए एक नहीं होता है। पंचायत जितने सर्किल में बटी होती है, जितने मेंबर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है ना। बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये विलेज के अंदर। सरपंच के बाद अगर सबसे ज्यादा पावर किसी के पास है, बीडीओ के पास है। अच्छा खासा कमाता है ये, हाँ तनख्वाह कम है इसकी, लेकिन ऊपर की कमाई बहुत है इसकी। सीईटी देना चाहिए था, बहुत आसान से निकल जाते, और आप ये एग्जाम देते अभी अगस्त में। भरोगे कब? निकल गया फॉर्म, तो इसका फॉर्म तो निकल चुका है। अरे इसका तो प्री एग्जाम हो गया, अब सीईटी आएगा, अब उसके बेस पर है कंप्लीट। हाँ तो फॉर्म तो निकल गए कब के वीडियो के तो। हाँ सॉरी, अब है, अभी ये है 18 तारीख तक है उसके। किसके? हाई कोर्ट के तो कर लो, सेम सिलेबस है आपका। उसमें ग्रामर अच्छी करनी पड़ेगी आपको, हाई कोर्ट हमेशा ग्रामर पे लेती है। ठीक है भाई, तो ये हमारी जो जिला है, जिला प्रशासन है, वो हो गया। अब आता है जिला संरचना का एक छोटा सा भाग, जिलों की संख्याओं को लेकर, जिसमें हमारे को जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, राजस्थान में जिला संरचना है ना, हेडिंग लेना। राजस्थान में जिला संरचना, राजस्थान में जिला संरचना। सीधी सी बात है, राजस्थान बना कब? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? बिल्कुल, स्वरूप बना, और ये तारीख के साथ आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1956। यहीं पे दो चीजें याद रखनी है, एक है राजस्थान स्थापना दिवस, ठीक है, और एक है राजस्थान दिवस। बिल्कुल सही है। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर। राजस्थान स्थापना दिवस आता है 1 नवंबर को, और राजस्थान दिवस आता है जब हमको नाम मिला, जब हमको नाम मिला, वो है राजस्थान दिवस।
गलती मत करना, ये इसका नहीं था, फिर भी हमने आपको दे दिया मैटर, ठीक है। संरचना में हम बात करते हैं, जब ये बना था तब राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी 1 नवंबर 1956 को? अरे कहां से 33 हो गए, 26 थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों के 26 जिले थे। कितने? 26वां अजमेर, बिल्कुल 26वां अजमेर बना था। हाँ ठीक है ना। तो ये 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या कितनी है? ये अरे मैं ये जो बोल रहा हूँ लिख रहे हो या जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वही लिख रहे हो? हाँ हाँ, वो अपने हिसाब से अटका के चलना, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26 थी। लेकिन वर्तमान में 26 थोड़े ना है, कितनी है? 41। आप वो याद तो रख रहे हो, लेकिन अभी भी हमारी किसी भी नोटिफिकेशन में ये चीज़ें हैं नहीं है, ठीक है। किसी भी बुक के अंदर ये पब्लिश नहीं किया गया है। गजट नोटिफिकेशन 100% जारी हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपको जो याद रखना है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद रखना है। वैसे जयपुर पहले से जिला था या बाद में बना? इसमें तो पूछा गया, मैंने प्रश्न ये बोला, इनमें से कौन सा जिला राजस्थान के एकीकरण के बाद बना? इनमें से कौन सा जिला राजस्थान के एकीकरण के बाद बना? पहले जिले का नाम लिया मैंने जोधपुर, दूसरे का नाम लिया बीकानेर, तीसरे का नाम लिया जयपुर और चौथे का नाम लिया अजमेर। जयपुर बना कहाँ? जयपुर तो रियासत थी ना पहले। डिस्ट्रिक्ट अजमेर बना, अजमेर बना, अजमेर के बाद धौलपुर बना, धौलपुर के बाद 12 एकीकरण के बाद बना। एकीकरण के बाद डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, तब तक बाकी जिले हमारे पास रेडी हो चुके थे। हाँ तो वो जिले घोषित हो चुके थे। 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर बना था एकीकरण के बाद। हाँ जो सबसे बाद में आएगा वही आएगा। इसके बाद अजमेर के बाद कौन बना? धौलपुर बना। धौलपुर के बाद कौन बना हमारे पास? 12 बना। 12 के बाद कौन है? दौसा है। दौसा के बाद राजसमंद है। राजसमंद के बाद हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के बाद कौन है? करौली है। और करौली के बाद प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ है ना। तो आपको 3 लास्ट के जिले याद रखने हैं उनकी तारीख के साथ, क्योंकि हनुमानगढ़ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कौन कौन से? प्रतापगढ़ की घोषणा कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी, ठीक है। तो आपको जो जिले याद करना कौन कौन सा करना है? एक तो 31वां याद करना है, 31वां। एक याद करना है 32वां, एक याद करना है 33वां, 33वां, ठीक है। कौन कौन से हैं ये? 31वां कौन सा हमारे सामने? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद करौली, हाँ हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। इनकी तारीख भी आप लिख लो जो इजी रहे आपके लिए, कहीं दिक्कत नहीं आए। हाँ वो इंपॉर्टेंट रहेगी ये। 12/7/94, 12/7/94, ठीक है। दूसरा का है 97 के अंदर आता है, 19/7/97, 19/7/97, ठीक है। और तीसरा कब बना है? 2008 में। अजमेर में घोषणा हुई थी इसकी, है ना। हाँ हाँ ठीक है। अब कुछ और चीज है, वर्तमान स्वरूप के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। आज वर्तमान में कितने डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास? 41 है, ठीक है। अब 41 जिलों से पहले हम आएंगे समिति पे, ठीक है। कुछ समितियां हैं जैसे 5 अगस्त 2023 नए जिलों के गठन के लिए गठित समिति, नए जिलों के लिए, नए जिलों के लिए गठित समिति, ठीक है। समिति का नाम क्या है? राम लुभाया समिति, ठीक है। समिति का नाम क्या है? हाँ राम लुभाया समिति।
अगर आपसे इनका अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष कौन हो गए? राम लुभाया जी। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ हाँ, अध्यक्ष, लेकिन आपको याद रखना है राम लुभाया समिति के अध्यक्ष कौन है? राम लुभाया। ठीक है, इन्होंने अनुशंसा क्या करी है? इनकी जो अनुशंसा क्या है? हाँ, अनुशंसा नहीं, वो तो कार्य था इनकी। अनुशंसा क्या है कि राजस्थान के अंदर 17 नए जिले, 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएं। 3 नए संभाग बनाए जाए, ये इन्होंने क्या करी है? सिफारिश करी है, अनुशंसा करी है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? सरकार बदल गई। सरकार बदल गई तो सरकार ने कहा भैया नहीं, ऐसे हमको उसको नहीं देखेंगे। अब नए जिलों के लिए समीक्षा के लिए फिर एक समिति बनी। ठीक है, उस समिति का नाम है ललित के पवार समिति, वो हमको याद रखनी है। ठीक है, हाँ ठीक है। एक समिति बनी है जिसका नाम है ललित के पवार समिति। ललित के पवार समिति, और ये इसका अध्यक्ष कौन आ गया? ललित के पवार, आरपीएससी के यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं ये। और जिस समय डोडासरा की फैमिली से आरएस बने थे, बेटा बेटी बहू 4-5 जने जो आरएस बने थे, उस समय वहां का अध्यक्ष यह था। आरपीएससी में जितने भी सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं वो इनके टाइम पर हुए, और इन्होंने जो है सस्पेंड किसी और को करवा लिया। मतलब कोई बलि को बकरा कोई और चढ़ गया। ये रिटायर हो गए, हाँ ये रिटायर हो गए थे। ठीक है, ये रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो समिति है, ये समिति का गठन क्यों किया? ठीक है, किसका? ये ललित के पवार, इनका अध्यक्ष यही है, ललित के पवार। ठीक है, नव गठित जिलों की समीक्षा के लिए गठित समिति। ठीक है, इस समिति का गठन क्यों किया गया है कि जो नए जिले बने हैं उनका भैया आप क्या करो, वापस से रिव्यू करो कि भाई जो हमारी जो राम लुभाया कमेटी जो अनुशंसा करी है वो सही है या नहीं है। 24 दिसंबर 2024 इन्होंने रिपोर्ट दे दी। 24 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट में इन्होंने क्या बोला कि इतने जिले बनाने की कोई जरूरत नहीं है और संभाग बनाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इन्होंने तीनों संभाग को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। और जो 17 जिले बनाने की, जो 17 नए जिले बनाने की घोषणा करी थी, उसमें से कितने जिलों को हटा दिया इन्होंने? 9 जिलों को हटा दिया, और केवल कितने रहने दिए? 8 जिले रहने दिए। ठीक है, इन्होंने ये बोला केवल 8 जिले ही नवगठित होने चाहिए। ठीक है, तो कोई नया संभाग हमारे पास नहीं बना। अब आ जाती है हमारी वर्तमान स्थिति। राजस्थान की वर्तमान स्थिति, अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में जिले कितने हैं हमारे पास, हाँ तो बॉस ये याद रखना है, कुल जिलों की संख्या 2008 से आप लोग 33 गा रहे हो। 8 से कितने हो गए? 24 हो गए। 8 से कितने हो गए? 24 हो गए। अगर 28 हो जाते तो कितने हो जाते? 16 साल हो जाते हैं।
28 में कितने बाकी हैं? 4 साल बाकी हैं। तो कितने साल बाद नए जिलों का गठन हुआ? 12 साल के बाद। ठीक है, जिलों की संख्या कितनी है हमारे पास? 41 है, 41 है। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कुल संभागों की संख्या कितनी है? बिल्कुल, हमारे पास कुल संभाग कितने हैं? 7 हैं। और सातों के साथ संभाग आपको याद होने चाहिए हैं, इजी हैं। कौन कौन से संभाग हैं? अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग है, आसान आसान पहले याद रखो, जोधपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है क्या? सोच लो, उदयपुर संभाग है, कोटा संभाग है, भरतपुर तो सबसे नवीनतम है। तो 7 हो गए क्या? भरतपुर संभाग है। तो फिर बताओ मुझे, मैं क्या बीकानेर संभाग है या नहीं है? बताओ, मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो फिर याद रखना चाहिए ना। देखो, आपको बीकानेर संभाग है, याद रखिएगा। अच्छा सॉरी, उदयपुर। ठीक है, और सबसे नवीनतम संभाग कौन सा हमारे पास? हाँ, सबसे, हाँ, सबसे नवीनतम संभाग है। बोलो भैया, बरातो नहीं ले जाऊंगा तुमको, देख लेना तुम लोग। ठीक है, सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो कौन सा है? जिला न्यायिक, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा। जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा हटा दूं भाई? समझ में आ रहा है ना यहाँ से? बिल्कुल, पॉइंट टू पॉइंट लाइन चल रही है। आज होमवर्क भी दूंगा, छुट्टी है आपके पास कल के लिए, तो एक होमवर्क मिलेगा, वो होमवर्क कंप्लीट करना है आपको। मुझे याद दिला देना प्रदीप जी बाद में, मुझे याद दिला देना। अरे मुझको अभी बता देना, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, जिला स्तर न्यायिक संरचना, न्यायिक ढांचा, न्यायिक ढांचा, जिला स्तर न्यायिक ढांचा। जिला स्तर न्याय बहुत आसान सा है। जिला न्यायाधीश की संरचना होती है, कोर्ट कौन से स्तर के होते हैं, ये सिंपल पूछा जाता है हमसे। सबसे छोटा न्यायालय कौन सा होता है जिले में? नहीं, 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 सबसे छोटा। ये अपर वपर क्या होते हैं पता भी आपको? आपने अपर बोल तो दिया, अपर न्यायालय होता क्या है? अरे कहाँ से आप पंचायत बोल दो। ठीक है, सबसे पहले लिखो जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश। ठीक है, जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, जिले का सर्वोच्च न्याय अधिकारी, जिले का सर्वोच्च, हाँ, जिला का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, जिसको हम बोलते हैं। हाँ, और ये क्या करता है? इसके पास दो तरह के केसेस आते हैं। एक केसेस कौन से होते हैं? सिविल। ठीक है, सिविल को हम क्या बोलते हैं? दीवानी मामले। सिविल मतलब जिसके अंदर जमीनों का किस्सा हो, जमीनों का कोई मुकदमा हो, या संपत्ति से संबंधित कुछ हो मामले, वो ये होते हैं। दूसरा कौन सा होता है? आपराधिक, जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल या फिर फौजदारी। उसमें क्या होता है? मारपीट, कुछ लड़ाई झगड़े, ये जो मुकदमे होते हैं, ये दो तरह की जो है अधिकारिता रखता है। ठीक है, सिविल मामले समझ में आए आपको? क्या बोलूं, या लिखा नहीं मेरे को? सबको, आप सबको समझ में आई, केवल आपको समझ में आई? चलो लिखो आप इसमें। ठीक है, यह है सिविल, यह सिविल ऑब्लिक दीवानी, यह सिविल ऑब्लिक दीवानी तथा आपराधिक, तथा
आपराधिक ऑब्लिक फौजदारी फौजदारी दोनों मामलों में आधिकारिकता रखता है। दोनों मामलों में अधिकारिता रखता है। में अधिकारिता रखता है। जब यह सिविल मामले सुनता है तब हम इसको जिला न्यायाधीश बोलते हैं, ठीक है। और जब ये आपराधिक मामले सुनता है तब हम उसको सत्र न्यायाधीश कहते हैं। हाँ, जो आपने नाम लिया ना अपर, है ना, सत्र न्यायाधीश, ठीक है। सिविल, दीवानी मामलों में जिला न्यायाधीश ठीक है। और आपराधिक फौजदारी मामलों में सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, ठीक है। अभी कोर्ट का टाइम क्या है? गलत जवाब 10 से 12। आज लास्ट डे है, आज ही 10 से 12 का टाइम है। सोमवार से कोर्ट का टाइम क्या हो गया? ओ सॉरी, 10 से नहीं, 8 से 12 है। आज है 8 से 12 का टाइम। अभी पूरे महीने 8 से 12 का टाइम ही था, ठीक है। अब टाइम क्या रहेगा इनका? 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, सोमवार से। तो ये टाइम दिमाग में रखना कि वर्तमान में कोर्ट का समय कितना है, ठीक है। और ये टाइम, ये जो है, हाँ, ग्रीष्मकालीन, हाँ, सामान्य। शीतकाल में तो छुट्टियां आ जाती हैं इनके, ठीक है। इनकी छुट्टियां रहती हैं। देखो छुट्टियां कहाँ रहती है ये भी बता देता हूँ आपको। सिविल दीवानी मामलों में छुट्टियां होती हैं, लेकिन फौजदारी वाले मुकदमे हमेशा चलते रहते हैं। हाँ, ये इनकी कोर्ट हमेशा लगती है, इनकी फिर भी छुट्टियां लग जाती हैं। ये छुट्टी के दिन भी खुलती है कोर्ट, ये खुलती है। अगर तारीख देती है तो जज ने, तो खुलेगी ये, लेकिन ये नहीं खुलती है मैक्सिमम टाइम पर, ठीक है। वैसे तो वो रीडर खुद ही बताता है कि सैटरडे संडे की ये तारीख तो देनी ही नहीं है, लेकिन कई मामलों के अंदर, आपराधिक मामलों में भी संडे को होती है। जमानत कब नहीं होती है? संडे को। राजकीय अवकाशों में जमानत नहीं होती है। कौन कौन से राजकीय अवकाश? जैसे कोई सरकारी छुट्टी हो गई, वो तो आपको याद रखना, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है। इसके अलावा सप्ताह का जो अंतिम दिन होता है संडे, और सप्ताह का दूसरा और चौथे सप्ताह का जो सैटरडे होता है उस दिन नहीं होती है। इस दिन एप्लीकेशन नहीं लगती जमानत की। दूसरे सप्ताह में सैटरडे संडे को कोर्ट बंद रहती है, चौथे सप्ताह में भी सैटरडे और संडे को कोर्ट बंद रहती है, तो ध्यान रख लेना भाई। हाँ, उस दिन जमानत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, राज्यपाल ही करेंगे, ठीक है। लेकिन किसकी सलाह से करेंगे? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की करते हैं, ठीक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और ये कौन सी सर्विस होती है? ये आरजेएस होती है, राजस्थान जुडिशरी सर्विस, राजस्थान न्यायिक सेवा। जैसे आरएस होती है, आरपीएस होती है, इसी तरह से होती है आरजेएस।
जो एग्जाम दे के जज बनते हैं, ठीक है, सेशन कोर्ट में। जब ये यहाँ पे 10 साल का इनको एक्सपीरियंस हो जाता है मुकदमा सुनने का, तब इनको प्रमोशन कहाँ दे दिया जाता है, हाई कोर्ट में दे दिया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए आप एग्जाम दे के नहीं जा सकते। हाई कोर्ट में आपको जज जो है ऐसे ही अपॉइंट किया जाएगा जब आप यहाँ पे सेशन कोर्ट या जो छोटी डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है उसमें 10 साल तक आप मुकदमों को सुन पाएं, उनकी योग्यता होती है। इनके लिए कोई योग्यता नहीं है। इनके जिला न्यायाधीश की योग्यता क्या है, आपको एक एग्जाम पास करना होता है, वो एग्जाम होता है आरजीएस, राजस्थान जुडिशरी सर्विस, राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा। ठीक है, उसको पास करके आप डायरेक्ट क्या बन सकते हो, जज बन सकते हो। अजमेर के अंदर एक जज है आपको उम्र बताऊं ना तो आपको यकीन नहीं होगा, 30 साल की जज है अजमेर में। 30 जज 30 साल की है, की कैका भी नहीं है। हाँ हाँ, 30 साल की जज है, 30 साल की, बताओ। ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अजमेर में एक यंग जज है, 30 साल की उम्र में अगर आप आरजीएस कर निकाल चुके हो तो आप कितने टाइम जज रहोगे, और आपका उज्जवल भविष्य कैसा है, आप हाई कोर्ट में जाने के लायक हो। हाँ, एलएलबी होना चाहिए। नहीं, बीए वाला नहीं दे सकता। आरजीएस जो है वो एलएलबी होती है 3 साल की, वो करो 4 साल की, सॉरी 4 साल की एलएलबी होती है, वो पास करके आप दे सकते हो। लेकिन इसमें कोई वकालत का अनुभव नहीं चाहिए, पढ़ाई करो और जज बनो, लेकिन संविधान पूरा आना चाहिए। पूरी वकालत संविधान पे टिकी हुई है। अभी जो नए जज बन रहे हैं ना वो तो इजी हो जाएंगे, लेकिन जो पुराने वकील है ना उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि पूरी दंड संहिता दोनों सरकार ने बदल दी, आगे पीछे कर दिया सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर, राज्यपाल करा दिया हमने, और किसकी सलाह से करता है वो भी बता दिया मैंने आपको। हाँ, उच्च न्यायालय की सलाह से करता है। लेकिन इसमें क्या आता है, स्थानांतरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सलाह से। फिर एक और बात आती है, जिला न्यायाधीशों पे जो अधिकार क्षेत्र है वो किसके अंडर में आता है, उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। क्या जिला न्यायिक संरचना राज्य उच्च न्यायालय के अधीन रहकर कार्य करती हैं। मतलब ये कि कोर्ट में अगर छुट्टी भी होगी तो किसके अकॉर्डिंग होगी, हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, कोर्ट के अंदर जो सुनवाई भी होगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, अब इसमें जो और इंपॉर्टेंट चीज है न्यायिक संरचना में, वो लास्ट में लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय, मैंने आपको बता दिया जिला न्यायाधीश किसको बोलते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। 2 पॉइंट हैं, एक इसके लिए है और एक इसके लिए है। ठीक है, कि यहाँ पे जो कोर्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जो आता है उसको क्या बोलते हैं, जिला एवं इसमें कौन आता है, इसमें आते हैं आपके सिविल ऑब्लिक दीवानी वाद। ठीक है, और उधर कौन आते हैं बताओ, आपराधिक फौजदारी। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, उसमें दोनों को इंग्लिश में केस बोला जाता है, लेकिन यहां पे वाद बोला जाता है, वहां पे प्रकरण बोला जाता है। वाद में मतलब क्या है, यहां पे मामला दोनों पक्षों की सुनवाई से खत्म किया जा सकता है। बहसबाजी, अगर आप दोनों को बैठा दी भाई आप दोनों बातचीत कर लो, क्या करना है, जमीन जो जायदाद संपत्ति जो भी है, उसमें नहीं हो सकता। उसमें हाँ ये वाली चीज, उसमें तो बिल्कुल जो है
कानून की जो धारा है उसके अकॉर्डिंग ही निर्णय दिया जाएगा। इसमें तो दोनों पक्षों की सुन के भी निर्णय दिया जा सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है वाद और उसको बोला जाता है प्रकरण। ठीक है, फिर बात करते हैं कोर्ट। सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है जिले में? तो यहां लगता है वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जिसको आप बोलते हैं अपर सिविल कोर्ट। अपर सिविल कोर्ट, इसको हिंदी में बोला जाता है मुख्य नागरिक मुख्य नागरिक न्यायालय। और यहां जो बैठता है वो कौन होता है? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश। वरिष्ठ सिविल आएगा वो भी आएगा आपके अभी। ये न्यायाधीशों के नाम है जी। इसके अंडर में कौन आएगा? इसके अंडर में आता है प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश। प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश यानी जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट। जिला न्यायालय, इसी को बोला जाता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट। और यहां पे जो व्यक्ति बैठता है उसको हम बोलते हैं प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश। प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश। प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश। फिर इसके नीचे जो आता है वो कौन होता है तीसरे नंबर पर? मुंसिफ कोर्ट। ठीक है, और ये सबसे छोटी होती है मुंसिफ कोर्ट, जो किस पर आती है? खंड स्तर पर आती है। ठीक है, मुंसिफ कोर्ट। और यहां पे जो बैठता है उसको हम क्या बोलते हैं? कनिष्ठ सिविल न्यायालय। कनिष्ठ सिविल न्यायालय। ठीक है। नहीं, जज ही होगा, कनिष्ठ होगा बस, वो जूनियर होगा। जैसे आरएस होता है और आरएस अलाइंड होता है, वैसे ही आरजेएस होता है और आरजेएस अलाइंड होता है। अनुभव कम होता है, मेरिट में कम आते हैं, जो टॉप लेवल के होते हैं उनको वहां बैठा देता है। ठीक है, फौजदारी में कौन होता है? मुख्य न्यायिक जो होता है दंडाधिकारी, उपखंड स्तर पर होती है। नहीं, मैक्स, अरे तो वही तो चल रहा है दादा, संपत्तिवादी तो चल रहे हैं। अरे भाई, ठीक है, यहां पे लिखना मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। दंडाधिकारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। ठीक है, बहुत लंबी क्लास होगी यार। प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी। ठीक है, और इसके नीचे आ जाएगा आपके द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी। ठीक है भाई। तो हमारी जो न्यायिक संरचना है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग।